किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ संवाद कायम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो निरर्थक नहीं था। मैंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नवाज शरीफ से मिलना तक नहीं चाहते थे, और केवल उन्होंने छिपाया नहीं, पब्लिक डोमेन में बात उन्होंने कही कि मैं नहीं बात करना चाहता, भले इन शर्तों के साथ पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी। लेकिन अपने इन नीतियों से, इस कूटनीति से, इस डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को एकदम अलग थलग कर दिया। दुनिया का कोई देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता था। किसी मौके को देख लीजिए आप 2008 में 26/11 घटना देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम तरह की आलोचना करते हैं कि इतने बड़े हमले के बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। किसी संघर्ष के लिए उतर जाना ही थोड़े आप अपने राजनीति में सफल होने के लिए आवश्यक है। उस पूरे के पूरे प्रकरण में पाकिस्तान अलग थलग हो गया, पूरी दुनिया में अलग थलग हुआ। वो कितने तरह के आर्थिक प्रतिबंध उसको झेलने पड़े, किसकी कूटनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के रूप में उसकी पहचान बनी। लेकिन अगर आप एक तरफ ये कहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की आप आलोचना करते रहे कि डोजियर के नाम पर आप प्रेम पत्र लिखना बंद कर दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? कोई विदेश के किसी नेता से मिल जाए तो आप राहुल गांधी कितनी आलोचना करते हैं कि क्या क्या नहीं आप नाम देते हैं। अगर आपका बात करना आवश्यक है या बात करना जनहित में है, तो राहुल गांधी का विपक्ष किसी नेता का बात करना क्यों जनहित में नहीं है? लेकिन एक नैरेटिव आप बनाते हैं, उस नैरेटिव को भी शशि थरूर जैसे लोगों की बात से असर पड़ेगा। हमने अपने द्विपक्षीय मामलों में किसी को स्वीकार नहीं किया है, ये तथ्य है। तो आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं? आप तो लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कहां चलेगी बात? तो ये अभी देखिए, डिप्लोमेसी कोई फायर फाइटिंग नहीं होती है। डिप्लोमेसी सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। आप अपनी नीतियों पर, अपनी सोच के अनुसार लगातार उस पर आप प्रहार करते रहते हैं, उसी के अनुसार कार्रवाई करते रहते हैं। इस सरकार ने देश के बारे में और पाकिस्तान जैसे देशों के बारे में एक पूरे के पूरे दुनिया के पैमाने पर माहौल बनाने की जो एक लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए थी, और विभिन्न दिशाओं से विपक्ष भी शामिल हो, मीडिया भी शामिल हो, लोग इस देश के सामान्य लोग भी शामिल हो, यह कोशिश जो एक लगातार होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। आप अपनी छवि बनाने के चक्कर में आपने बड़ा नुकसान पहुंचाया आपने। जी सुनील शुक्ला जी, मैं थोड़ा संजीव, अगर इस विमर्श को बढ़ाया जा रहा है कि मोदी का विकल्प कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी देश को छोड़ दे, अपने ही बारे में सोच ले कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास अन्य कोई दूसरे पक्ष का नेता नहीं है, और उसके बढ़ करके भारत के ऊपर टिप्पणी कर ले कि 140 करोड़ जनता में एक आदमी का कोई विकल्प नहीं है इस देश में। ये कभी हुआ है क्या? इस देश को लोग मान जाएंगे? ये इस तरह का की बातें जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भी कही जाती थी। कहा जाता था कि हु आफ्टर नेहरू। क्या देश बंद हो गया? मजबूती से आगे नहीं बढ़ा? निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान से हम आपको इनकार नहीं कर सकते, लेकिन विकल्पहीनता किसी थोड़ी थी। नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन है, यह सवाल पैदा करने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर वो किस तरह की पार्टी चला रहे हैं। उनके पास एकदम निहायत नेतृत्व करने वाले लोगों का अकाल पड़ा हुआ है, कोई उनके पास नहीं है। देश की बात तो छोड़ दें, देश में भी जो नेता है, और यह नैरेटिव इसलिए चलाया जाता है कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता न बन पाए। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की जो एक विमर्श था, उस विमर्श का एक बड़ा तर्क है, ये बड़ा हिस्सा है कि मोदी का विकल्प कौन है। अरे मोदी, खूबसूरत टिप्पणी आई है शुक्ला जी, आपके लिए है। हाँ, ये भी सही है। अरे आप देखिएगा, ऐसा है ना कि मैं कहता हूं कि मैं जो ईवीएम को संचालित करने वाले लोग हैं, उनको इन लोगों ने सत्ता में रह करके एक तरह का अपने पक्ष में कर रखा, या अपने अनुकूल पूरा का पूरा तंत्र बनाने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत समय तक चलने वाला नहीं है। आप देखिए कि 2019 से 2024 के बीच में लगभग 2 से 3% वोट में गिरावट आ गई बीजेपी के। मोदी जी तो है यहीं पर, बढ़ तो नहीं रहा है उनकी। और बाकी बात छोड़ दीजिए आप, उनकी अपनी जीत को जो भारतीय जनता पार्टी 10 लाख वोटों से होने का दावा कर रही थी, वो किसी तरह से हारते जीते हैं। 1-1.5 लाख की जीत किसी प्रधानमंत्री के लिए माने रखती है? वो प्रधानमंत्री जो तरह तरह के दावे करते रहे, वो पार्टी का वो नेता जो जिसके कंधे पर पूरी पार्टी सवार है।
उसका कोई माने है क्या? आप अपने पांचों असेंबली सेगमेंट्स में किस स्थिति में पहुंच गए? आप सवाल इस बात का है कि अगर आप शशि थरूर जैसे इस को सिलेक्ट करके या ऐसे लोगों को अपने संसदीय दल में शामिल करके अंदरूनी राजनीति को अगर आप साधना चाहते हैं तो संभव है नहीं हो। ये आपको अपने इसमें दावा करने की आवश्यकता है। आप कहते रहिए कि पूरा का पूरा श्रेय आप ऑपरेशन सिंदूर का प्रधानमंत्री जी को दीजिए, बिल्कुल दीजिए। पहले तो ये बताइए कि आपने ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या किया? वो कौन सी चीजें हैं जिसका हम सीना ठोक के कह लें? आप अगर आपने यह संघर्ष न्यू नॉर्मल्स, हमने न्यू नॉर्मल हासिल किए हैं कि अगर आतंकी हमला होगा तो हम घर में घुस के मारेंगे, ये न्यू नॉर्मल तो हासिल। उरी में जब हमला हुआ था तो आतंकी हमला नहीं था। वो उरी की घटना तो आपके जमाने में हुई है, वो आतंकी हमला नहीं है। ये रोज जो हमले हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में वो आतंकी हमले नहीं है। कितनी बार सैनिक ठिकानों पर हमले हुए, कितने बार सामान्य नागरिकों के ऊपर हमले हुए। आप 2014 से लेकर यहाँ के 2370 खत्म होने के बाद ही आप उसकी गणना कर लीजिए। उन इलाकों में हमले हुए, आतंकी गतिविधियां हुई जो पहले नहीं होती थी। कठुआ जैसे इलाके में जो एकदम जिसको आप माना जाता है कि वो मैदानी क्षेत्र माना जाता है, जम्मू से सटे हुए इलाकों में पता चला कि जंगल 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 आतंकवादी पहुंच गए। ऐसा थोड़े है कि आप आतंकी हमले नहीं हुए और आतंकी हमलों का आपने सवाल है कि न्यू नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है, आपने संघर्ष छेड़ा तो हासिल क्या किया उससे, ये तो बताना पड़ेगा आपको। क्या जिस बात के लिए 21 आपने पहचान की, सरकार ने पहचान किया है कि 21 ठिकाने हैं आतंकवादियों के, उनमें आपका कहना है कि 9 आपने नष्ट किया। मैं आपको मेरी भी शुभकामना आपके लिए है, लेकिन 12 बाकी 12 का क्या हुआ? और आपने संघर्ष किया, आपने सैन्य संघर्ष की स्थिति नौबत बन गई, तो ये संघर्ष विराम हुआ क्यों? इसका क्या हासिल हुआ आपके पास? पाकिस्तान अगर हाफिज सईद को पाकिस्तान रुपए दे रहा है कि वो आतंकी शिविर जो नष्ट हुए उसको बनाओ, तो वो नष्ट क्या होगा, वो तो बनेगा। और बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जहां रोक लिया आपने, सवाल इस बात का नहीं, अगर आप बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के का हासिल है वो सेना का है और यह सेना हमेशा करती रही है। युद्ध विराम का निर्णय सरकार, सेना नहीं लेती है, युद्ध विराम का निर्णय सरकार लेती है। संघर्ष शुरू करने का निर्णय सरकार लेती है। तो ये सरकार बतावे कि अगर उसने संघर्ष शुरू किया तो उसका हासिल क्या है। संघर्ष न करने का, सैनिक संघर्ष में शामिल न होकर के भी पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत कुछ हासिल किया है। दुनिया के पैमाने पर पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ। राष्ट्रमंडल देशों से, आसियान देशों में, गुटनिरपेक्ष देशों में मतलब स्थिति हो कि पाकिस्तान के समर्थन करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय मंच पर खड़ा होकर के भारतीय नेताओं ने कहा कि नहीं, हम इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, और दुनिया कहती रही है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला देश है। यही ट्रंप साहब अपने पहले कार्यकाल में सवाल उठा देते कि आखिर पाकिस्तान को इतनी आर्थिक सहायता क्यों दी गई अमेरिका की ओर से, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। इसी ट्रंप साहब का बयान है। आज क्या ला दिया आपने कि पाकिस्तान और भारत को एक साथ उल्लेख किया जाने लगा, दोनों के नेताओं की तारीफ की जाने लगी, दोनों देशों के को एक तराजू पर रख दिया गया। क्या हुआ इससे? संघर्ष के दौरान भी, आतंकवादी घटनाओं की पृष्ठभूमि में भी IMF के लोन को आप नहीं रोकवा पाए, कोई विरोध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों हुआ? ये आपकी कूटनीतिक विफलता नहीं है? आप कहने अंतिम बात आप पूर्ववर्ती नेताओं, पूर्ववर्ती सरकारों को के ऊपर तोहमत लगा करके बड़ी लकीर नहीं खींच सकते। बड़ी लकीर खींचने के लिए उसी तरह के कारण योगदान देना होता है जो होता हुआ दिख नहीं। ये अगर मान लीजिए कि आप ये कहना चाहते हैं कि संघर्ष की स्थिति है, इस संघर्ष के दौरान सरकार से सवाल न पूछे जाए और राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया जाए, बिल्कुल देश तैयार हो जाएगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन अगर सरकार से सवाल न पूछे जाए तो सरकार जवाब दे तो रहे। भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार के नेता सैनिक ठिकानों पर जाके घूम रहे हैं, सैनिकों के बीच उपस्थित हो रहे हैं, उस फोटो का प्रचार कर रहे हैं लगातार। भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ये क्या है? अगर आप सेना के नाम पे तो राजनीति कर रहे हैं, तो सेना पे के नाम पर, सेना के उपलब्धियों के नाम पर राजनीति करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है और कैसे स्वीकार किया जा सकता है इसको? और यह ऑपरेशन सिंदूर जारी है या आप सरकार की आलोचना न करें, इसके पीछे राजनीतिक मंतव्य यही है कि आप यह सवाल मत पूछिए कि आखिर वो पहलगांव के जो हत्यारे हैं वो कहां चले गए। वो पहलगांव के हत्यारे इतनी दूरी तक आ कैसे गए, किनकी विफलता थी? इन विफलताओं के लिए आपने किसको जिम्मेदार ठहराया? जिन लोगों को आप जिम्मेदार मानते भी हैं उनके खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई की? अगर कार्रवाई नहीं की तो क्यों की? सवाल इन सवालों से बचने की कोशिश है, जो कि संभव नहीं है। लोग ये जानना चाहते हैं यार कि यह घटना हुई ही क्यों। ऑपरेशन सिंदूर तो दूसरे चरण की बात है, वो घटना हुई ही क्यों? 26 लोगों की जान क्यों चली गई? वो हत्यारे अभी तक उनका पता क्यों नहीं चला? अभी तक हम उनके बारे में बहुत मजबूती के साथ कह क्यों नहीं पा रहे हैं? और इतने दिनों तक न कह पाना क्या आपकी सुरक्षा व्यवस्था की खामियां नहीं उजागर करता? क्या आपकी अभिसूचना व्यवस्था का कोई खामियों को उजागर नहीं करता? क्या आपके सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं को, आपकी रणनीति को का खुलासा नहीं करता? उसके ऊपर बड़ी भारी टिप्पणी नहीं करता? एक महीने तक आप किसी के बारे में पता नहीं कर पाएंगे। वो कोई आम जगह है क्या? जंगल है, और उस जंगल के इलाके में आपके सुरक्षा कर्मी हैं, हर जगह सुरक्षा कर्मी आपने लगा रखे हैं। तो आप ये होगा कि एक महीने तक आप नहीं जानकारी कर पाएंगे। क्यों नहीं जानकारी कर पाएंगे? इस सवाल है। इन सवालों से बचने के लिए तरह की बातें की जाती हैं। आप इंदिरा गांधी की आलोचना कर दीजिए। अरे इंदिरा गांधी की आलोचना करने से क्या हो जाएगा? क्या इतिहास बदल जाएगा और आपकी आलोचना करने से लोग मान जाएंगे? अब तो सवाल यह है कि आपने क्या किया। सरकार ने जो किया और इंदिरा गांधी ने जो किया और जवाहरलाल नेहरू ने किया उसको छोड़ दीजिए। आपने क्या किया पहले उसको आप बताइए। और अगर आप नहीं बताएंगे तो इंदिरा गांधी की आलोचना करने मात्र से अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं जाएंगे। लोग मान नहीं लेंगे उसको। इनसे बच नहीं सकते हैं। इंदिरा गांधी को लोग ये देश जानता है कि क्या हुआ। और इंदिरा गांधी ने उस समय उस कार्रवाई को किया जब इस देश का बजट कुछ 1000 करोड़ रुपए होते थे। आज कई लाख करोड़ रुपए का बजट है। बड़ी एक अच्छी खासी धनराशि भारत सरकार अपने रक्षा बजट पे खर्च करती है। हम लोग परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में हम आ गए। इंदिरा गांधी ने 1971 की लड़ाई ही नहीं, जब परमाणु विस्फोट भी किया था तब भी दुनिया में किसी की चिंता नहीं की और इस देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में स्थापित कर दिया। अटल जी ने भी जब दूसरी बार विस्फोट किया तब भी उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। ये इस तरह के डिसीजन आपको राजनेता बनाते हैं। इस तरह के डिसीजन आपको जनता में पूरी तरह से स्थापित कर देते हैं कि नहीं, हम ऐसे लीडरशिप के साथ हैं जो कभी भी हमारे राष्ट्रीय हितों की अनदेखी नहीं करें। तो ये पूरा का पूरा जो क्रम है वह भारतीय जनता पार्टी अपने लाभ तक केंद्रित करना चाहती है। वो संभव नहीं है। यह संसदीय डेलीगेशन जाना, उस जाने के निर्णय से लेकर के उसमें लोगों को शामिल किए जाने तक इतने विवाद पैदा हो गए हैं कि इसका कोई राजनीतिक लाभ बीजेपी को नहीं मिल सकता। यही नैरेटिव बनेगा कि देश में उपज रहे सवालों से बचने की यह कोशिश है। पिछले 11 वर्षों तक जो आपने डिप्लोमेसी की है, जो कूटनीति का रास्ता अख्तियार किया है, विदेश संबंध बेहतर करने के नाम पर जो आपने प्राणायाम किया है, उसकी किस तरह की विफलता सामने आ गई, उसको ठगने की कोशिश है। G20 को लेकर कितने नारे लगाए गए, इतना बड़ा न भूतो न भविष्य थी, जबकि वो सबको पता है कि एक रोटेशन से सबके पास ये अध्यक्षता जाती है और इस तरह कार्यक्रम होते हैं। उसका आपके पास हासिल क्या हुआ? ये सवाल है। इन सवालों की जवाबदेही से सरकार बच नहीं सकती। सवाल संभव नहीं है।